इंदिरा गांधी हैं, इनकी मृत्यु होती है 84 में, और 84 में ही प्रधानमंत्री बना दिया जाता है राजीव गांधी। अब याद रखना, राजीव गांधी वही व्यक्ति हैं जो भारत में कंप्यूटर लेकर आए थे, और उस समय इनका काफी विरोध हुआ था कि कंप्यूटर अगर आप ले आओगे तो एक इंसान का 10 इंसानों का काम यदि एक कंप्यूटर करके गणना दे देगा, तो जो सेठ साहूकारों के यहाँ मुंशी वगैरह काम करते हैं, जो गणना का काम करते हैं, है ना, उनकी तो जॉब जो होगी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन राजीव गांधी जी ने कहा था कि तकनीकी जो होती है वो वरदान भी होती है, उससे इंसान का समय भी बचेगा, काम बहुत शुद्ध होगा। मतलब कहने का है कि दोहरी नीतियों में फंस गए थे, लाए तो अच्छी चीज के लिए, लेकिन विपक्षी दलों ने इन पर आरोप प्रत्यारोप का दौर बहुत बुरा शुरू किया। उसके बावजूद भी ये किसी से नहीं हारे, और इन्होंने भारत के लिए कंप्यूटर ला कर रख दिया। तो आज जो कंप्यूटर आप चला रहे हो, या कंप्यूटर जो देन है, तो किनकी देन है? राजीव गांधी की। वहीं एक है सुपर कंप्यूटर। बड़ी तीव्र गणना करने के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जैसे मौसम, मौसम हर पल बदलता रहता है, तो कल के दिन बाढ़ आएगी, भूकंप आएगा, मौसम कैसा रहेगा, ये जानकारी जो हमको मुहैया कराते हैं टीवी चैनल, कहीं ना कहीं इनमें सुपर कंप्यूटर का रोल है। तो राजीव गांधी वो व्यक्ति है जो भारत में कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर लेकर आए थे। अब ध्यान से सुनना, एक प्रधानमंत्री का नाम आपने जरूर सुना होगा, पीवी नरसिम्हा राव। ये एलपीजी लेकर आए थे भारत में, और उससे भी इम्पोर्टेंट है इनका, यदि आप कार्यकाल देखोगे 91 से 96, तो बीच में पड़ता है 95। 95 में ही हिंदुस्तान को सौगात मिलती है टेलीफोन की, और 95 में ही आया इंटरनेट। और जैसे इंटरनेट आया तो पहली आईडी भी बनी, पहली वेबसाइट भी हिंदुस्तान में बनी 95 में। तो कहने का मतलब है, जब भी आप कंप्यूटर, जब भी आप इंटरनेट, जब भी आप मोबाइल फोन, जब भी आप टेलीफोन, इनके बारे में पढ़ते हैं, तो इसे ही कहा जाता है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। मतलब कहने का ये है, यदि आप कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, उसमें इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, उसमें इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, टेलीफोन के जरिए बात कर रहे हैं, ये सभी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को लाने वाला व्यक्ति कौन है भारत में, तो आंसर है राजीव गांधी। और यदि मैं आपसे पूछूं कि टेलीफोन और इंटरनेट किस प्रधानमंत्री के समय में हिंदुस्तान में आया था, तो पीवी नरसिम्हा राव। अब आप एक बात याद रखना, मुझे जरूरत पड़ेगी आगे कंप्यूटर की, इंटरनेट की, और मोबाइल फोन, ये तीन चीज की मुझे आगे जरूरत पड़ेगी। और इन तीन चीजों को यदि मुझे नहीं बोलना हुआ, बार बार मैं नहीं बोलूंगा कंप्यूटर, बार बार नहीं बोलूंगा मोबाइल, बार बार नहीं बोलूंगा इंटरनेट, मैं सीधे बोल दिया करूंगा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो आप ये चीज जरा समझ जाना कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। जब भी हम ई गवर्नेंस का मतलब खंगालते हैं तो पता चलता है ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, और गवर्नेंस का मतलब होता है शासन। अब दरअसल में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है वे साधन जो बिजली का उपभोग करके चलते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक साधन कहलाते हैं। जैसे कंप्यूटर, जैसे लैपटॉप, जैसे आपका मोबाइल। गवर्नेंस का मतलब होता है, कई लोग गवर्नेंस को सरकार बोल देते हैं, बिल्कुल नहीं। दरअसल में गवर्नेंस का मतलब होता है सरकार जो काम करने के लिए बैठी है वो। तो सरकार का मेन काम क्या होता है? शासन करना। अब शासन निश्चित रूप में सरकार का काम है। तो सरकार कितने प्रकार की हिंदुस्तान में? दो प्रकार की। एक केंद्र सरकार जिसको भारत सरकार कहते हैं, दूसरी है राज्य सरकार। मतलब कहने का है, गवर्नेंस शब्द का मतलब बिल्कुल भी, या शासन शब्द का मतलब बिल्कुल भी सरकार नहीं होता है, बल्कि जो भी सरकारें हैं हमारे भारत में, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार, वो जो नियम कायदे कानून बनाती हैं, वही कहलाता है वास्तव में गवर्नेंस, या वही कहलाता है शासन। मतलब सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, जो मानदंड बनाए गए हैं, और ये लगातार जनता की भलाई के लिए कार्य करते हैं,
यही कहलाता है ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस का मतलब सीधा सा निकल कर आया कि यदि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल के जरिए लोगों को सरकार की नीतियां, नियम, मानदंड पता चलते हैं तो यही कहलाता है ई गवर्नेंस। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब यदि इसको मैं और अच्छे तरीके से समझाऊं तो ये कौटिल्य ने भी अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में कहा था, अब्राहम लिंकन ने भी अपने कोर्ट में कहा था कि यदि कभी भी कोई भी सरकार बनती है तो वो जनता की भलाई के लिए लगातार कार्य करती है। अब सवाल पैदा होता है कि जनता की भलाई के लिए कोई भी सरकार, चाहे वो भारत सरकार या राज्य सरकार है, वो क्या करती है? भैया जी, जनता की भलाई के लिए वो बनाती है नियम, वो बनाती है कायदे, वो बनाती है कानून। मतलब कहने का है कि जनता के फायदे के लिए ही दरअसल में सरकारें रात दिन काम करती हैं, नीतियां बनाती हैं, कायदे कानून बनाती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं। तो सरकार का मूल काम है जनता की भलाई के लिए लगातार काम करना। तो यदि अब मैं आपको ई गवर्नेंस का विस्तृत मतलब बताऊं तो जैसे पुराने समय की यदि मैं बात करूं तो जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए आपको तहसीली के चक्कर काटने पड़ते थे। बाबू उसको देता था आपको और उसमें भी काफ़ी लेट लतीफ़ी लगती थी, टाइम लगता था। उसके बाद पेपर पे सारा काम हुआ करता था, फाइलों का सिस्टम हुआ करता था। उसी तरह से आपने अगर कभी अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाया होगा तो निश्चित रूप में यही सेम टू सेम प्रोसीजर, जमीन के दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बिजली, आयकर, नेट, ये सभी शुरुआत में कैसे होते थे? ऑनलाइन फाइल के रूप में हुआ, मतलब ऑनलाइन ना होकर इनमें काफ़ी वक्त लगा करता था। परंतु जब से ऑनलाइन सर्विसेज आई, ऑनलाइन सर्विसेज का मतलब होता है, कहने का है कि सरकार हमको सुविधाएं प्रदान करती है। और सरकार क्या क्या सुविधाएं प्रदान करती है कि आज के समय पे ऑनलाइन हमको जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जमीन की रजिस्ट्री के कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ये सारी चीज़ें आज हमको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती हैं। तो हमको संबंधित ऑफिस में दर बदर भटकना नहीं पड़ता। हमको सरकार की नीतियां और सरकार के द्वारा बनाए गए जो मानदंड हैं उनका लाभ लेने के लिए हमको उस पर्टिकुलर ऑफिस तक नहीं जाना पड़ता। हम अपने घर में, अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में इंटरनेट का उपयोग करके या सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके या ऑनलाइन तरीके से हम सरकार की जो भी नीतियां हैं उससे अपने लाभ भुना सकते हैं। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि जब सरकारी सुविधाएं ऑनलाइन या इंटरनेट के माध्यम से जनता जनार्दन तक पहुंचाई जाती हैं, अब वो जनता या तो नागरिक हो सकती है, वो जनता या तो व्यापारी हो सकता है, वो जनता या तो गवर्नमेंट कर्मचारी हो सकता है, या वो जनता या तो कोई प्राइवेट कर्मचारी। मतलब सरकार की नीतियां यदि ऑनलाइन तरीके से जनता तक पहुंचाई जाती हैं तो वो कहलाता है ई गवर्नेंस। तो यदि अब कोई आपसे पूछ लिया कि ई गवर्नेंस क्या कहलाता है, तो ई गवर्नेंस का मतलब है, शुरुआत में आपने देखा होगा आज से 10 साल 20 साल पहले पेपर वर्क को ज़्यादा प्रधानता दी जाती थी। परंतु आज के समय पे किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाते हैं तो वहाँ इस तरह से दस्तावेजी प्रणाली लगभग खत्म सी हो गई है। अब कंप्यूटरों में इंटरनेट की मदद से सीधे ऑनलाइन फीडिंग चला करती है। तो ऑनलाइन फीडिंग यदि कंप्यूटरों की मदद से है तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली। मतलब यदि अब कोई आपसे पूछे ई गवर्नेंस क्या है, तो दस्तावेजी प्रणाली से दूर होकर इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली की ओर अग्रसर होना, यही कहलाता है ई गवर्नेंस। मतलब सरकार की जो भी नीतियां हैं, सरकार के जो भी रूल्स हैं, सरकार की जो भी योजनाएं हैं, उनको अपने फायदे के लिए यदि हम इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल की मदद से घर बैठे देख पाते हैं तो यही कहलाता है वास्तव में ई गवर्नेंस। ये चीज आप याद रखें। अब याद रखना ये मीन्स का टॉपिक है, इसमें बहुत डिटेल से मीन्स में अपन पढ़ते हैं, इसलिए अभी मैं ज़्यादा कुछ इसमें नहीं बता रहा क्योंकि इसमें से कुछ भी क्वेश्चन काम का नहीं बनेगा। मैं सीधे सीधे आपको ले चलता हूँ जो सबसे अहम पोर्शन है, जो हमारे प्री में जिससे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे सब मीन्स क्या है, तो इसके बारे में मैं अभी बिल्कुल भी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, है ना। ये चीज़ सीधे सीधे मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ जो अपने प्री के एग्जामिनेशंस में आएगी, मैं आपको वो बताता हूँ। ये सब मीन्स की चीज़ें हैं,
तो अभी हमने ये सीखा मेरे भाई कि कंप्यूटर और मोबाइल में यदि इंटरनेट है तो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी नीतियां बनाई जाती हैं उन नीतियों को यदि हम अपने घर में देख पाते हैं, उनका लाभ ले पाते हैं, तो बस यही कहलाता है ई गवर्नेंस। मतलब ऑनलाइन तरीके से प्रशासनिक कार्यवाही को या प्रशासनिक कार्य प्रणाली को अपने कंप्यूटर और मोबाइल पर विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट की मदद से देख पाना, या ऑनलाइन गतिविधियों के द्वारा प्रशासनिक शब्दावली को जानना, ऑनलाइन गतिविधियों के द्वारा सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों को अपने फायदे के लिए यूज करना, ये कहलाता है दरअसल में ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस के द्वारा गवर्नमेंट आजकल बहुत सारी योजनाएं चला रही है जो जनता की भलाई के लिए हैं। अब अपन को यहाँ यही चीज पढ़नी है क्योंकि ये पूरा पेज प्री का पेज, तो इसका एक भी शब्द आप मिस नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको कुछ बता दूं, बिहार एक ऐसा राज्य है जो लोगों को अपने डिपार्टमेंट की कोई भी जानकारी उपलब्ध कराता है, तो उसके लिए एक वेब पोर्टल बना है, द नेम इज जानकारी। तो जानकारी साइट पर यदि आप जाओगे तो आपको जिस विभाग की जानकारी चाहिए उस विभाग की आपको जानकारी मिल जाएगी। उसी तरह से उत्तर प्रदेश जो है वो सरकार की जो जो योजनाएं हैं वो योजनाएं उन्होंने इस वेबसाइट के माध्यम से डाल रखी हैं, और इसमें सारे के सारे सरकारी कार्य और सारे के सारे सरकारी कामों से संबंधित ऑनलाइन जानकारियां उपलब्ध हैं। तो कहने का मतलब है सरकार आपके द्वार, ये दरअसल में क्या है, ये योजना है जो उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है। यदि आप सरकार आपके द्वार का पेज ओपन करते हैं तो आपको जितने भी सरकारी काम हो रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वो आपको इस वेबसाइट में देखने को मिल जाएंगे। अब आता मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मध्य प्रदेश सरकार भी ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान दूत और ज्ञान संपर्क जो वेबसाइट है या कार्यक्रम है, जो योजनाएं हैं वो संचालित कर रही है। जैसे मैं आपको इसके बारे में बताऊं, ज्ञान संपर्क में ये है कि यदि किसी भी व्यक्ति को अपनी पेंशन चाहिए है तो पेंशन के लिए अब उसको दर बदर नहीं भटकना पड़ेगा, उसकी पेंशन आई कि नहीं आई, कितनी आई कि नहीं आई, अब इसके लिए बाबू का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा आप जिस विभाग के व्यक्ति हो उस विभाग के व्यक्ति हो, आपको ज्ञान संपर्क वेबसाइट ओपन करनी है, अपना डिपार्टमेंट डालना है, अपना नाम डालना है, तत्काल नीचे आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपकी पेंशन आने में कितना देर है, कितनी पेंशन आ चुकी है, किस तारीख को आ चुकी है। तो इस तरह से ये दो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही ई गवर्नेंस योजनाएं हैं। गुजरात में एक कार्यक्रम चलाया गया है महती शक्ति, मतलब महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये वेबसाइट को डिजाइन किया गया है, और इस वेबसाइट में महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में सजगता पूर्वक बताया गया है कि उनको कौन कौन से स्पेशल पावर दिए गए हैं। वहीं सन 2014 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार राजस्थान ने जीता, माफी चाहता हूँ, गुजरात ने जीता था। और वो इसलिए जीता था क्योंकि मनरेगा आप भी जानते हो जिसमें 100 दिन का रोजगार ग्रामीणों को मिलना ही मिलना चाहिए, उसमें उनकी अटेंडेंस, उसमें उनका पैसा उनके अकाउंट में, ये सारी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से गुजरात सरकार ने करके दिखाया था विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट की मदद से। इसलिए 2014 का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार उन्होंने प्रदान किया था। उसी तरह से हरियाणा के द्वारा सरकार द्वारा एक ई गवर्नेंस के द्वारा चलाई गई योजना है नई दिशा। इसमें भी गवर्नमेंट ने कौन कौन सी योजनाएं बना रखी हैं ये चीज आपको पता चलेगी। अब आता है कर्नाटक। कर्नाटक में एक योजना चलाई जा रही है ई गवर्नेंस के लिए जिसे कहते हैं भूमि, और एक है कावेरी। इसमें दरअसल में ये है कि जो भी जमीन है आपकी, वो जमीन में अब खसरा या उसके कागजात आपको कंप्यूटराइज्ड तरीके से क्या कराने पड़ेंगे, सेटअप कराने हैं। जैसे आप अगर अब जाएंगे तो आप अब जाके जमीन के कागजात निकालेंगे और आप बोलेंगे कि मेरी जमीन कितनी है, तो कंप्यूटर से खुद दरअसल आपकी जमीन का एक नक्शा निकल कर आ जाएगा, और आपको ही वो नक्शा आगे के कार्यों में यूज करना है। मतलब अब आपको लंबी फाइल नहीं लेनी, हाथ से नक्शा नहीं बनाना है, पटवारी या आरआई या तहसीलदार के साइन आइन की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे सरकार ने क्या किया है, कर्नाटक सरकार ने भूमि योजना के द्वारा दरअसल में किसानों की जमीनें या लोगों की जमीनों को पहले ही बेहतर तरीके से आवंटित कर दिया है। बस आपको अपना खसरा नंबर डालना पड़ेगा, तो कल आपकी जमीन का एक नक्शा निकल आएगा। लेकिन यदि आप संतुष्ट नहीं हो तो आप उसमें सुधार भी कर सकते हो। तो इस तरह का कंप्यूटरीकरण का काम चल रहा है
भूमि योजना को लेकर। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश अपने लोगों को जागरूक करने के लिए कि कौन कौन सी सरकारी योजनाएं जनता को मिलेंगी, लोक मित्र योजना चला रही है ई गवर्नेंस के जरिए। वहीं महाराष्ट्र सरकार सेतु योजना चला रही है ई गवर्नेंस की, जिसमें सरकार और ग्रामीण दोनों के बीच का सामंजस्य बेहतर तरीके से बना रहे। केरला सरकार जो है वो प्रोजेक्ट फ्रेंड्स चला रही है ताकि साक्षरता को हमेशा नंबर 1 पोजीशन पर रखा जाए। परंतु डिजिटल साक्षरता का मतलब है कंप्यूटर का ज्ञान, इंटरनेट का ज्ञान, मोबाइल फोन का ज्ञान, मतलब डिजिटल साक्षरता में भी केरल नंबर 1 रहे। इसके लिए दरअसल में एक योजना चलाई जा रही है फ्रेंड्स प्रोजेक्ट, और लास्ट में आंध्र प्रदेश चला रही है ई सेवा प्रोजेक्ट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो निम्नलिखित राज्य सरकारें हैं वो लोगों को योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा पता चले, जनता के विकास की योजनाएं ज्यादा से ज्यादा बने, तो वो योजनाएं कौन सी साइट में या कौन से कार्यक्रम के द्वारा पता चलेंगी लोगों को, याद रखना ये इस तरह की क्या है प्रोजेक्ट है या ई गवर्नेंस की योजनाएं हैं, जिनको खोलकर आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर बहुत सारी योजनाओं को देख सकते हो। तो ये वेबसाइट आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मध्य प्रदेश सरकार ज्ञान दूत और ज्ञान संपर्क ई गवर्नेंस की योजनाओं का संचालन कर रहा है। इस तरह से भारत सरकार भी जनता की भलाई के लिए सरकार जो योजनाएं बना रही है उनको जनता तक बड़े तेजी से पहुंचाने के लिए दरअसल में सरकार, भारत सरकार ने एक ऐप बनाया है, उसे कहते हैं उमंग ऐप। दरअसल उमंग ऐप 13 भाषाओं को सपोर्ट करता है। मतलब इस ऐप में आप 13 भाषाओं से संबंधित क्या कर सकते हैं, जानकारियों को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और इसमें जनता के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाओं का संचालन केंद्र और राज्य सरकार करती है उसका आपको पता चलेगा। परंतु वर्तमान समय में ये जो है उमंग ऐप, ये डिजिटल कार्यक्रम को बढ़ावा देने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। डिजिटल कार्यक्रम का मतलब मैंने आपको अभी अभी बताया, डिजिटल का मतलब होता है 0 और 1, इसको हिंदी में कहते हैं बाइनरी कोडिंग। और बाइनरी कोडिंग से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कंप्यूटर, मोबाइल फोन और इंटरनेट को बढ़ावा देना। और इनमें सरकार क्या करती है, योजनाएं बनाकर साइट पर डाल देती है, लोग घर बैठे उन योजनाओं को पढ़ते हैं, समझते हैं और अपने अपने विकास में जो योजनाओं की पात्रता है उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो उमंग ऐप है, जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का एक हिस्सा है, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब चला था, जुलाई 2015 को, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। और इसी कार्यक्रम को सपोर्ट करने के लिए एक ऐप बनाया गया जिसमें गवर्नमेंट कौन कौन सी योजनाएं बना रहा है, इसी ऐप में आपको उनके बारे में जानकारी मिलेगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये उमंग ऐप का फुल फॉर्म बताओ, तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो ये फुल फॉर्म है दरअसल में उमंग का, जिसको आपको याद रखना होगा। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इस ऐप को लॉन्च कब किया गया था, तो भैया जी इस ऐप को लॉन्च किया गया था डिजिटल इंडिया 2015 में, कार्यक्रम शुरू किया था मोदी जी ने, उससे 2 साल बाद मतलब 2017। और डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है 23 नवंबर, तो ये वो डेट है 23 नवंबर जब उमंग ऐप को लॉन्च किया है सरकार ने। इस ऐप का मकसद क्या था, इस ऐप का मकसद था फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस। मतलब लोगों को सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियां, सरकार के द्वारा बनाई गई योजनाएं, सरकार के द्वारा बनाए गए मानदंडों का जल्दी से जल्दी पता चल सके, ताकि लोग जल्दी से जल्दी उन योजनाओं का लाभ उठा सकें। यही मतलब था दरअसल में इस उमंग ऐप को बनाने का। तो ये चीज आप याद रखेंगे। जैसे इस उमंग ऐप में आप क्या कर सकते हैं, अपना इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं या इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं, आधार कार्ड और पीएफ जो है उसके संदर्भ में आप जानकारी ले सकते हैं, गैस सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं, और किसी प्रकार की कोई भी गवर्नमेंट से संबंधित क्वेरी है तो आप इस ऐप पे जाकर उससे सवाल और जवाब कर सकते हैं। वो आपको एक निश्चित दिए गए समय में ये चीज़ों की जानकारी मुहैया कराएगी। अब आता है एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, रेलवे आरक्षण के लिए आपने एक वेबसाइट जरूर यूज की होगी, आईआरसीटीसी। दरअसल में ये आईआरसीटीसी जो वेबसाइट है, ये केंद्र सरकार ने रेलवे आरक्षण के लिए डिजाइन की थी
3 अगस्त 2002 को, ताकि लोगों को स्टेशन की भीड़ों में लंबी कतारों में खड़ा ना होना पड़े, लोग घर बैठे आराम से यात्रा का लाभ ले सकें। इसीलिए दरअसल में IRCTC वेबसाइट को डिजाइन किया गया था 3 अगस्त 2002 को। यहाँ मैं जितनी चीजें आपको बताता चल रहा हूँ ये सब क्वेश्चन है, इसलिए प्लीज इनको काफी अच्छे तरीके से दिमाग में सेट करते चलना कि IRCTC वेबसाइट जो है वो लॉन्च कब हुई थी। तो आंसर है 3 अगस्त 2002। क्यों लॉन्च की गई थी? घर बैठे ट्रेन की टिकट बुक क्यों कर सकते हैं, या बस की टिकट घर बैठे हम बुक क्यों कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट? बिकॉज जो रेलवे स्टेशन है और बस स्टैंड है जहां पर ये टिकट घर है, वहां लोगों की लंबी भीड़ ना रहे, लोगों का पैसा बचे, लोगों का समय बचे, और वो उस काम को किसी दूसरे महत्वपूर्ण काम में खर्च कर सके। तो ये था दरअसल में IRCT वेबसाइट के आने का मेन मकसद। इसी तरह से गवर्नमेंट ने ही अभी एक नया चीज लॉन्च किया है जिसका नाम है डिजी लॉकर। जनरली आपने देखा होगा कि जब भी स्टूडेंट वगैरह को कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, या जब भी नौकरी के संदर्भ में वो पहुंचते हैं, तो उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है। और इसी दौरान बहुत सारे स्टूडेंट का बैग या तो छूट जाता है या उनके डॉक्यूमेंट्स खो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी जिंदगी जो है वो दांव पे लग जाती है, और फिर एक एक डॉक्यूमेंट्स को निकालना उतना आसान नहीं हो पाता। तो इसलिए अभी एक कार्यक्रम चलाया गया है जिसका नाम है डिजी लॉकर। इसके थ्रू आप इस डिजी लॉकर में सारे के सारी अपनी जितनी भी 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट हैं उनको ऑनलाइन तरीके से इस डिजी लॉकर में आप संरक्षित कर सकते हैं। परंतु ये डिजी लॉकर तभी खुलेगा, याद रखना, जब इस पे आप अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्तमान समय में हमारे सारे के सारे जो पढ़ाई से संबंधित डाटा हैं या हमारे सरकारी दस्तावेज जो हैं, जैसे 10th 12th और ग्रेजुएशन और फाइनल ईयर की सारी की सारी मार्कशीटें, ये वास्तव में इनको हम कहाँ संरक्षित या सुरक्षित करके रख सकते हैं? तो आंसर है डिजी लॉकर। ध्यान रखना। और ये ओपन कब होगा? जब आप आधार कार्ड का एनरोलमेंट नंबर जो 14 डिजिट का होता है उसको आप एंटर करेंगे, तब ये डिजी लॉकर ओपन होगा। लास्ट में है सारथी। ट्रेन जो है सुविधाएं आपको बेहतर तरीके से मिले, आप आराम से टिकट की बुकिंग घर बैठे कर सको, तो एक और वेबसाइट डिजाइन की गई है द नेम इज सारथी। और सारथी की डिजाइनिंग 2017 में 14 जुलाई को करी गई थी, और ये भी दरअसल में ई गवर्नेंस को सपोर्ट करने वाला भारत सरकार का एक प्रयास है। तो ये सारी की सारी ई गवर्नेंस का सीधा मतलब है, यदि आप ऑनलाइन गतिविधियां या ऑनलाइन के जरिए यदि आप कोई भी सुख सुविधा का लाभ ले पा रहे हैं, या सरकार की किसी भी योजना को आप इंटरनेट की मदद से देख पा रहे हैं, उसका लाभ ले पा रहे हैं, उसके बारे में पढ़ पा रहे हैं, सब ई गवर्नेंस कहलाता है। तो ये चीज जरूर ध्यान रखनी। अब जितने भी लोग हैं, एक बात अच्छे से याद रखना, ई गवर्नेंस से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैंने यहाँ लिख दिए। तो अब अगर आपने ये चीजें अच्छे तरीके से पढ़नी और समझ ली तो आपसे कोई भी क्वेश्चन बाहर का नहीं जाएगा। तो आपको पूरी जान लड़ानी है इस चीज में। तो चलिए जरा शुरुआत करते हैं कि ई गवर्नेंस क्या है। तो ई गवर्नेंस में मैंने आपको बताया कि सरकार जो भी नीतियां बनाती है उसको इंटरनेट पे अपलोड कर देती है, और जैसे सरकार की नीतियां इंटरनेट पे अपलोड होती हैं, जनता उन नीतियों को पढ़ती समझती है और अपने फायदे में यूज करती है। यही तो ई गवर्नेंस है। मतलब ई गवर्नेंस में कहीं ना कहीं कंप्यूटर का बड़ा रोल है, इंटरनेट का बड़ा रोल है, मोबाइल का बड़ा रोल है। तो दरअसल में जब भी हम ई गवर्नेंस को पढ़ते हैं तो स्टार्ट करते हैं इंटरनेट से, कि इंटरनेट की शुरुआत कब से होती है। भैया जी इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 1969 से। आपको इसके बारे में सारी चीजें पता है कि अमेरिका के रक्षा विभाग ने दरअसल इसको शुरू किया था। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना कब हुई थी? याद रखना, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की स्थापना हुई थी सन 1970 में, जिसमें आप सरकारी दफ्तरों में जाकर कोई भी काम जो था, कोई भी डॉक्यूमेंट जो था, आप उस डॉक्यूमेंट्स को फाइलों के रूप में देते थे। परंतु धीरे धीरे 1970 के बाद से फाइलों का लोड कम होना शुरू होगा और डिजिटल मतलब कंप्यूटरों के जरिए काम होना शुरू होगा। हालांकि शुरुआत में लगभग नेग्लिजिबल काम हुआ, लेकिन कंप्यूटरों के आने की शुरुआत हिंदुस्तान में हो चुकी है वर्ष 1970 से। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना कब होती है। इलेक्ट्रॉनिक विभाग का मतलब होता है कि जब इंटरनेट कंप्यूटर का कार्य हिंदुस्तान में कुछ कुछ जगहों पर स्टार्ट होना शुरू हो गया। तो ये चीज ध्यान रखना।
अब आता मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं NIC। और NIC एक ऐसा संस्थान है, या NIC एक ऐसा सेंटर है जो भारत सरकार के सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान के अधीन कार्य करता है, और जिसकी स्थापना हुई थी सन 1976 में। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया जी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, जिसको अपन बोलते हैं नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, नॉट नॉट नेशनल इंफॉर्मेशन, याद रखना, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इसकी स्थापना 1900 कब की गई थी? 76 में की गई थी। और इसका मकसद था कि जो सरकार की योजनाएं हैं, जो शासन की नीतियां हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लोगों को मुहैया कराई जाए। तो आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि NIC का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भैया, NIC का प्रमुख उद्देश्य था कि सरकार की जो नीतियां हैं वो कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए लोगों को जल्दी से जल्दी मुहैया कराई जाए, ताकि लोग जल्दी से जल्दी उनका लाभ ले सकें। तो आपसे क्वेश्चन केवल इतना पूछा जाएगा, NIC का फुल फॉर्म, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा NIC की स्थापना, और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा NIC का मकसद क्या था। तो दरअसल में NIC का मकसद था कि सरकार की जो भी सूचनाएं हैं, जो भी योजनाएं हैं, वो जनता की भलाई के लिए तत्काल अवेलेबल हो, इसके लिए 1976 से प्रयास होने शुरू हो गए। अब आता मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दरअसल 1976 NIC से शुरू होने से एक साल पहले, मतलब सन 1975 में क्या किया गया है, मेरी बात ध्यान से सुनना। जितने भी हिंदुस्तान में सरकारी मंत्रालय हैं, जितने भी हिंदुस्तान में विभाग है, जैसे रक्षा विभाग हो गया, खेलकूद विभाग हो गया, पढ़ाई विभाग हो गया, वित्त विभाग हो गया, परमाणु ऊर्जा विभाग हो गया, तो जितने भी विभाग हैं और जितने भी मंत्रालय हैं, सभी के सभी को कंप्यूटरों से आपस में जोड़ने का सबसे पहला प्रयास किया गया 1975 में। तो ये भी क्वेश्चन है कि सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और सरकार के विभिन्न विभागों को कंप्यूटर आधारित संचार प्रणाली से जोड़ने का सबसे पहला काम कब होता है? 75 में। और एक साल बाद 76 में क्या होता है? NIC की स्थापना। और NIC की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि ये विभाग और ये मंत्रालय जनता के विकास के लिए जो भी नीतियां बनाएंगे, वो नीतियां लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो 1976 में बनाए गए NIC का ये महत्वपूर्ण काम था। अब इसके बाद आता है 1987। 1987 में क्या किया गया, ध्यान से सुनना, कि जो इंटरनेट है, 97% इंटरनेट समुद्र के नीचे से भारी भारी केबल्स होती हैं, उनसे होकर आता है, और 3% इंटरनेट जो है वो आकाश में सैटेलाइट के माध्यम से हम रेडियो वेव्स को परावर्तित करके प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि कंप्यूटर से या इंटरनेट से सूचना निकालेगा तो वो दिन में भी निकाल सकता, रात में भी, कितने समय भी निकाल सकता। तो इंटरनेट की 24 घंटा उपलब्धता होनी चाहिए। तो इंटरनेट की 24 घंटे उपलब्धता रहे, तो इसलिए इंटरनेट को 24 घंटे उपलब्ध कराने के लिए एक प्रणाली बनाई गई, राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क प्रणाली, ताकि इंटरनेट 24 घंटे अवेलेबल रहे, 24 घंटे जानकारियां सिस्टम में अपलोड रहें, 24 घंटे में से कभी भी कोई भी व्यक्ति उन जानकारियों को खंगाल सके। और अब आता है लास्ट, जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम, कि जिलों में जो जो काम हो रहे हैं उन सभी कार्यों को अब पेपर के द्वारा या फाइली दस्तावेज के द्वारा आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, बल्कि ऑनलाइन के जरिए आगे बढ़ाने का पहला प्रयास हुआ सन 1987 में। तो आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि सभी जिलों की जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उनको आगे संबंधित तहसीलों में, संबंधित जिलों में, संबंधित विकास खंडों में, संबंधित ग्रामों में बढ़ाने का काम कब से शुरू हुआ? तो आंसर है सन 1987 से। मतलब यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे सिंपल से। NIC की स्थापना कब हुई? 1976 में। 1975 में जो था मंत्रालय और विभाग, ये दोनों को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने की कोशिश की गई। और फिर आता है कि कंप्यूटर और इंटरनेट 24 घंटे अवेलेबिलिटी इनकी बनी रहे, तो इसके लिए क्या किया जाएगा? 1987 में उपग्रहों के जरिए इंटरनेट अवेलेबल कराया जाएगा।
एंड देन लास्ट में है सभी जिलों को ये गाइडलाइन दी जाएगी कि भैया आप अपने तहसीली, आप अपने विकासखंड, आप अपने ग्रामों में अब आप फाइल सिस्टम प्रणाली को प्रमोट नहीं करेंगे, बल्कि आप ऑनलाइन सिस्टम प्रणाली को प्रमोट करेंगे। मतलब इंटरनेट के जरिए सिस्टम में या सर्वर में सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी और उन सुविधाओं और उन योजनाओं को जनता जनार्दन देखेगी और उनका लाभ लेगी। ये इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पेज से। अब चलते हैं आगे। सन 2000 आपको भी पता है वो टाइम जब सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अधिनियम लागू कर दिया। इसी को पहला साइबर कानून बोलते हैं। और जैसे ही सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अधिनियम लागू किया गया तो इंटरनेट जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है वो राइट है, ये चीज श्योर हो गई। यदि आप किसी भी व्यक्ति के खिलाफ में साइबर ठगी करते हैं, यदि साइबर बुलिंग करते हैं, मतलब किसी भी प्रकार का साइबर अपराध में आप संलिप्त पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है 18 अक्टूबर 2001 के द्वारा बनाई गई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के द्वारा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और आप मेरे को गाली यदि दे दें तो याद रखना इस एक्ट की इस लाइन के थ्रू, मतलब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की ये लाइन के थ्रू आपके खिलाफ कार्रवाई मैं कर सकता हूँ, हालांकि ऐसा होगा नहीं। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज। ये पॉइंट याद रखो आप लोग, और कभी भी पुलिस वालों से बहस हो तो ये पॉइंट जरूर आप मेंशन करना। दरअसल में कई बार पुलिस वाले जो हैं जब आप गाड़ी व्हीकल चला रहे होते हैं तो वो कहते हैं नहीं ऑनलाइन हमको ओरिजिनल दिखाओ डॉक्यूमेंट्स, या फलाना फलाना डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जैसे आप कई बार दिखाते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाते हो या कोई भी दिखाते हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, तो वो कहते हैं नहीं ओरिजिनल चाहिए। जरूरत ही नहीं है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को पूरी तरह से मान्यता दे दी गई है। यदि आपके पास में ऑनलाइन में यदि कोई डॉक्यूमेंट्स पड़ा हुआ है, उसकी प्रिंट आउट या फोटो कॉपी यदि पड़ी हुई है तो वो लीगल मान्य है। और ये कब से मान्य? सन 2000 से। यदि कोई अगली बार से ऐसा कहे तो उसको सीधे सीधे कहना कि फर्स्ट साइबर लॉ यदि आपने नहीं पढ़ा तो उसको जाके पढ़ो, उसमें ये पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से मिल जाए। एंड द लास्ट पॉइंट, डिजिटल सिग्नेचर को भी मान्यता दी गई है। यहाँ डिजिटल सिग्नेचर का मतलब क्या होता है? एकदम सीधा सीधा सा, जैसे आपकी आईडी जो है और आपका फेसबुक आईडी और फेसबुक यूजर नेम जो है वो आपके द्वारा ही ओपन हो सकता है, क्योंकि आप यूजर नेम भरोगे और आप ही अपना क्या भरोगे? पासवर्ड भरोगे। तो इस तरह से आपका ही यूजर आईडी और आपका पासवर्ड आप हो, ये चीज क्लियर कर दी गई है। कहाँ क्लियर कर दी गई है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में। तो ये कहलाते हैं डिजिटल सिग्नेचर, इसको मान्यता दी गई है। इसलिए बोलते हैं कि आप इनको गुप्त रखें, किसी को ना बताएं, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति इनका उपयोग कर सकता है। तो इसलिए डिजिटल सिग्नेचर को भी मान्यता दी गई है। मतलब कहने का सीधा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अधिनियम में किन किन चीजों को मान्यता दी गई है, तो इन चीजों को मान्यता दी गई। ठीक है, अब इसके बाद बस एक लास्ट यही पेज है, ध्यान से सुनना, बस इतना ही सही है, मतलब 2 पेज और है बस। एक व्यक्ति है जिसका नाम है देवांग मेहता। देवांग मेहता से पूछा गया कि सरकार जनता के विकास के लिए ऑनलाइन नीतियां बना रही है और सरकार तत्काल वो नीतियां इंटरनेट पे अपलोड कर देती है और लोग घर बैठे उन नीतियों को अपने मोबाइल फोन में या अपने कंप्यूटर में देख लेते हैं। तो दरअसल जब ये बात देवांग मेहता से पूछी गई कि सरकार का इस तरह से डिजिटल हो जाना, सरकार का जनता की योजनाओं को तत्काल पहुंचा देना जनता तक, ये कहलाता है स्मार्ट गवर्नेंस। तो आपसे पूछा जाएगा ई गवर्नेंस को स्मार्ट गवर्नेंस किसने कहा? देवांग मेहता ने कहा। और देवांग मेहता जो व्यक्ति है ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नेंस जो हैदराबाद में है वहाँ के ये हेड हैं कि दरअसल में सरकार जनता के विकास के लिए किस तरह से आगे आए, इसके लिए स्मार्ट गवर्नेंस नाम से ये योजना बनाई गई। तो ई गवर्नेंस को स्मार्ट गवर्नेंस भी कहते हैं और स्मार्ट का मतलब यहाँ SMART, याद रखना। ई गवर्नेंस को स्मार्ट गवर्नेंस कहते हैं। इसमें आपसे पूछ सकता है कि स्मार्ट गवर्नेंस में एस का मतलब क्या होता है, एम का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है, टी का मतलब क्या होता है। तो ई गवर्नेंस को स्मार्ट गवर्नेंस कहते हैं, ये देवांग मेहता ने कहा था और ये वर्ड आपको याद रखना है क्योंकि ये काफी कठिन क्वेश्चन में से एक है। अब आता मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत सरकार के द्वारा
इलेक्ट्रॉनिक संचार साधनों को बढ़ाने के लिए और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की योजनाएं मिलें, इसके लिए ई गवर्नेंस वर्ष कब मनाया गया था? याद रखना, सन 2001 में मनाया गया ई गवर्नेंस वर्ष, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। परंतु उसके एक साल बाद 15 अगस्त सन 2002 को ई गवर्नेंस योजना की शुरुआत हुई और इस ई गवर्नेंस की योजना में वो ज्ञान मेघदूत, सरकार आपके द्वार, इस तरह के सारे सरकारों ने अपने अपने वेबसाइट बनाकर अपने अपने विभाग की इंफॉर्मेशन उनमें इनपुट कर दी और इस तरह से ई गवर्नेंस योजना की शुरुआत हुई ताकि सरकार के कामों में तेजी आए, सरकार की योजनाएं जनता को तेजी से मुहैया हों, किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार ना हो। तो आपसे ये क्वेश्चन 10 बार पूछा गया, ई गवर्नेंस योजना का शुभारंभ कब हुआ? याद रखना, कई बार इसमें लोग भारी कंफ्यूज होते हैं। तो ई गवर्नेंस योजना की शुरुआत सन 2002 से होती है, ये चीज हमको ध्यान रखनी है। 2006 में राष्ट्रीय ई शासन योजना, अच्छे से देखो, यहाँ ई गवर्नेंस योजना और यहाँ है राष्ट्रीय ई शासन योजना। तो राष्ट्रीय ई शासन योजना की शुरुआत कब से होती है? सन 2006 से। और इसके लिए होता क्या है कि जगह जगह पर CSE केंद्र स्थापित किए जाते हैं और इन CSE केंद्र में जाकर सरकार की जो जो नीतियां हैं, यदि आपको नहीं समझ में आ रही तो आप इन केंद्रों में जाकर सरकार की नीतियों को समझ सकते हैं और संबंधित व्यक्तियों को इनका लाभ बता सकते हैं। लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो सन 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें गवर्नमेंट ने इंटरनेट, कंप्यूटर और मोबाइल संसाधनों को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रबल वकालत करनी शुरू की। और लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है ये अलग कर दिया गया संचार मंत्रालय से। ये कोई मतलब का पॉइंट नहीं, इसको रहने दो। बस आपको जो मेन चीज याद रखनी है, स्मार्ट गवर्नेंस किसने कहा था? स्मार्ट गवर्नेंस में SMART का फुल फॉर्म बनना चाहिए। ई गवर्नेंस योजना की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय ई शासन योजना की शुरुआत कब हुई थी? CSE कब स्थापित किए गए थे? बस इतनी चीज आपको याद रखनी। और लास्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो आंसर है सन 1 जुलाई 2015। और फिर उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है, ये मैं आपको कल पढ़ा दूंगा। और हमारा इस तरह से ये टॉपिक जो